हेलो नमस्कार। मैं गौतम सर आपके सामने एक साइंस का सीरीज लेकर फिर से आ गए हैं। आप देखिए, क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए और इसमें जो कुछ भी क्वेश्चन दिया गया है आप देखेंगे कि ज़रूर कहीं ना कहीं किसी न किसी वनडे एग्ज़ाम में आया होगा, आपके बीपीएससी में आया होगा या एसएससी में आया होगा या रेलवे में आया ही होगा। ठीक, हम वैसे ही क्वेश्चन या कलेक्शन लेकर आए हैं। अच्छा, ये कराने का हमारा मोटिव केवल क्वेश्चन आंसर कराना नहीं है, साथ साथ में उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे, ऑप्शंस के रिलेटेड जो क्वेश्चन भी बनेंगे, वो सारा कुछ हम जो है कराने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज इस क्वेश्चन के साथ हम लोग आगाज करते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जी कि कोशिका की खोज किसने की। बोला गया है कोशिका की खोज किसने की। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोशिका है क्या। तो कोशिका जो है किसी भी जीव, जैसे हम मान लें अगर हम मानव हैं तो सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कैसी इकाई है जी? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्रियात्मक इकाई है का मतलब ये है कि सबसे छोटा से छोटा जो फंक्शनल इकाई है, स्ट्रक्चरल इकाई है, यूनिट है, वो कौन सी है जी? सेल है, कोशिका है। यानी जो हम सब कर सकते हैं, जैसे हमारा पूरा शरीर मिल करके ऊर्जा का निर्माण कर सकता है, पदार्थों का परिवहन कर सकता है, उसी तरह से हमारी कोशिका भी अपना खुद ऊर्जा का निर्माण कर सकती है, उसके साथ साथ आपका परिवहन भी कर सकती है। ठीक, अब बात आता है कि कोशिका की खोज की किसने। तो देखिए, अब कोशिका की खोज में दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बात होगा जीवित और दूसरा होगा आपका मृत कोशिका। अगर हम लोग बात करें कोशिका, तो सबसे पहले जो कोशिका खोजी गई थी वो कोशिका जो है मृत थी। वो कोशिका क्या थी जी? मृत कोशिका थी। और मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था जी? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था जी? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? तो 1665 ईस्वी में किया था। कब किया था जी? 1665 ईस्वी में किया था। और उसने ओक एक पौधा होता है और उससे कार्क बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है जी? कार्क बनाया जाता है। और इसको सूक्ष्मदर्शी पर रख के देखा तो उसने देखा कि जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं उसके समान संरचना दिखा। और उसे ही हम लोग आज क्या बोलते हैं जी? कोशिका कहते हैं। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, जो कोशिका यानी सेल शब्द है उस सेला से बना हुआ है। लैटिन वर्ड का शब्द किससे बना हुआ है जी? सेला से बना हुआ है। तो ये रॉबर्ट हुक ने किया था। किसका खोज किया था? तो मृत कोशिका का खोज किया था। किसका खोज किया था जी? मृत कोशिका का खोज किया था। अगर बात पूछ दे आपसे कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया है, तो जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वॉन। किसने किया है जी? एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक ने किया है। किसने किया है जी? एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक ने किया है। आप शॉर्ट में इसे ए भी ल्यूनहॉक भी कह सकते हैं। शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं जी? ए भी ल्यूनहॉक भी कह सकते हैं। अच्छा, ये खोज हुआ था 1665 में। तो ये वाला खोज कब होगा? तो आगे 9 वर्ष के बाद। कितने वर्ष के बाद? 9 वर्ष के बाद, यानी 1674 ईस्वी में हुआ। कब खोज हुआ है जी? 1674 ईस्वी में हुआ है। किसका खोज हुआ है? तो जीवित कोशिका का खोज हुआ है। किसका खोज हुआ है जी? जीवित कोशिका का खोज। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है कि बताइए, जो एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक हैं, इन्होंने साथ साथ में किसका खोज किया था? तो इन्होंने साथ साथ में, यानी कोशिका के साथ, जीवित कोशिका के साथ साथ ही जीवाणु का भी खोज किया था। किसका खोज किया था जी? जीवाणु का भी खोज किया था। यहाँ तक बातों को समझ गए? तो चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन था कि कोशिका की खोज किसने की। तो जब यहाँ पे कुछ नहीं दिया है कि जीवित या मृत, यानी कहने का मतलब उसका है कि सबसे पहले खोज किसने की। तो सबसे पहले खोज किसने किया है जी? तो रॉबर्ट हुक ने किया है। किसने किया है जी? रॉबर्ट हुक ने किया है। दूसरा ऑप्शन है
ये भी ये थोड़ा सा मिस्टेक है। ल्यूनहॉक क्या लिखा हुआ है जी? एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक। तो एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक ने कैसा कोशिका का खोज किया था जी? तो जीवित कोशिका का खोज किया था। किसका खोज किया था? जीवित कोशिका का खोज किया था। अगला ऑप्शन है आपका रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने किसका खोज किया था? तो केंद्रक का खोज किया था। किसका खोज किया था जी? केंद्रक का खोज किया था 1831 ईस्वी में। कब खोज किया है जी? 1831 ईस्वी में। किसका खोज किया है? तो केंद्रक का खोज किया है। अब याद कैसे रहेगा कि रॉबर्ट ब्राउन? तो आप ऐसे समझिए, अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, आम है, तो आम को जब आप खा लिए, जब आम को क्या कर लिए? खा लिए, तो आम खाने के बाद क्या बच गया आपका? गुठली बच गया। और गुठली का जो रंग होता है भूरा होता है, और भूरा को इंग्लिश में ब्राउन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये अगर आपका आम है, तो आम के अंदर में आपने अगर जब आम को खा लिया यानी ख़त्म कर दिया, तो बीच वाला जो भाग आपका बचता है वो कुछ इस तरह का भूरा वाला कलर बचता है। कौन सा कलर बचता है जी? भूरा वाला कलर बचता है। और भूरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्राउन कहते हैं। तो आपको पता है कि केंद्रक भी कोशिका के मध्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है जी? केंद्रक भी कोशिका के मध्य में पाया जाता है। गुठली भी आम के मध्य में पाया जाता है। तो आम खाने के पश्चात कैसा हो जाता है? भूरा यानी ब्राउन हो जाता है। तो केंद्रक का खोज भी किसने किया है जी? रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। किसने किया है जी? रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। आशा करते हैं आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। अच्छा, एक अनाउंसमेंट और भी करनी है कि साथ साथ में आप लोग का एक क्वेरी आ रहा था कि सर इसका पीडीएफ भी डाल दिया करिए। तो कल से जो है हमारा टेलीग्राम जो चैनल है इसमें पिन कर दिया जाएगा, और इसी में साथ साथ में आपका जो भी पीडीएफ होगा, बोर्ड पीडीएफ लेना है तो बोर्ड पीडीएफ भी डाल देंगे, और उसके साथ साथ में आपका जो मेन पीडीएफ है, क्लास पीडीएफ है, पीपीटी है, सारी चीज़ें उसमें आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगी। ठीक, चलिए चलते हैं हम अगले क्लास में चीज़ों को समझते हैं। ठीक, अगला है कि तरल मोजाइक मॉडल किसने दिया? या तरल, ये गलत लिखा हुआ है, मोजेक होता है। ठीक, हिंदी में मोजाइक बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? मोजाइक या मोजेक बोलेंगे। ठीक, तो तरल मोजाइक मॉडल या मोजेक मॉडल किसने दिया है? तो तरल मोजाइक मॉडल दिया था रॉबर्टसन और निकोलसन। रॉबर्टसन नहीं है, निकोलसन है, लेकिन अकेला नहीं है। सिंगर और निकोलसन ने दिया है। किसने दिया है जी? ये गलत लिखा हुआ है, निकोलसन। किसने दिया है जी? निकोलसन। तो ध्यान रखिएगा, जो तरल मोजाइक मॉडल है वो किसने दिया है जी? तो तरल मोजाइक मॉडल जो कोशिका संबंधित है, किससे दिया है जी? सिंगर एवं निकोलसन ने दिया है। जबकि अगर बात किया जाएगा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, अगर बात किया जाएगा कि कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी किसने दिया है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया है, तो कोशिका सिद्धांत देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करिएगा, कमेंट बॉक्स में आप जो है मैसेज करिएगा कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। ठीक, बात बाकी अगर आप नहीं भी बताएंगे तो हम आगे इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसके साथ साथ एक दो क्वेश्चन और साथ में देख लीजिए, और भी साथ में दिए हुए हैं क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है थोड़ा सा देखिए, चलो बता ही देते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने किया था। किसने किया था जी? स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। किसने किया था जी? स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। किसने किया है जी? स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगर बात करेगा अल्टमैन का, किसका बात करेगा जी? अल्टमैन का बात करेगा, तो अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका का खोज किया था। क्या किया था जी? खोज किया था। जबकि नामकरण का बात करेगा, किसका बात करेगा? नामकरण का बात करेगा, तो नामकरण करने वाले व्यक्ति का नाम सी बेंडा था। क्या नाम था जी? सी बेंडा था। तो ध्यान रखिएगा, अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया है, जबकि उसका नामकरण किसने किया है जी? सी बेंडा ने किया है। ठीक, अगला आपका है
कि बोबरी ने क्या किया है, तो बोबरी जो है ये कोशिका विभाजन किसका खोज किया है कि कोशिका कैसे विभाजित होती है, कोशिका विभाजन कैसे होता है, इसका खोज किसने किया है जी, तो बोबरी ने किया है। किसने किया है जी, बोबरी ने किया है। चूँकि आपको पता है कि कोशिका विभाजन 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें असूत्री, समसूत्री और तीसरा होता है आपका अर्धसूत्री। असूत्री विभाजन जो है, असूत्री विभाजन केवल एकल कोशिकीय जीव में होता है, जबकि समसूत्री विभाजन सोमैटिक सेल में होता है। किस में होता है जी, कायिक कोशिकाओं में होता है। जबकि अर्धसूत्री विभाजन किस में होगा, तो अर्धसूत्री विभाजन होगा आपके प्रजनन वाली कोशिकाओं में। कौन सी वाली कोशिकाओं में होगा जी, प्रजनन वाली कोशिकाओं में। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन अर्धपारगम्य है। क्या दिया हुआ है जी, निम्नलिखित में से कौन अर्धपारगम्य है, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं, पहला ऑप्शन है प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा ऑप्शन है कोशिका भित्ति, अगला ऑप्शन है केंद्रक, अगला ऑप्शन है जीवाणु। देखिए अगर हम इसमें बात करें कौन अर्धपारगम्य है, तो आपको पता है अर्धपारगम्य का मतलब क्या होता है कि कुछ वस्तुओं को आने देगा, कुछ वस्तुओं का करने देगा, आने देगा, और कुछ वस्तुओं क्या करने देगा जी, जाने देगा। यानी कुछ चीज़ों को अपने पास आने देता है और कुछ चीज़ों को अपने से वापस जाने देता है, उसे अर्धपारगम्य कहते हैं। जैसे आप समझते हैं कि पारभासी का मतलब होता है कि वैसा जो कुछ प्रकाश को आने दे और कुछ प्रकाश को जाने दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, पारभासी बोलते हैं। उसी तरह से अर्धपारगम्य का मतलब है कुछ पदार्थ आए और कुछ पदार्थ जाए। जैसे आपको पता है, मान लीजिए नई नवेली दुल्हन है, तो उसके कमरे के अंदर में सब नहीं आ सकता है, देवर आ जाएगा, ननद आ जाएगी, सास आ जाएगा, लेकिन भसुर आएगा, ससुर आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि कुछ पदार्थों को आने देगा और कुछ पदार्थों को नहीं आने देगा, या कुछ पदार्थों को आने भी देगा, कुछ पदार्थों को जाने भी देगा। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं जी, अर्धपारगम्य कहते हैं। तो अर्धपारगम्य हमारा कौन होता है जी, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली नहीं लिखा होगा तो लिखा होगा कोशिका झिल्ली। क्या लिखा होगा जी, कोशिका झिल्ली। क्या लिखा होगा, कोशिका झिल्ली। क्या लिखा होगा जी, कोशिका झिल्ली लिखा होगा। सेल मेम्ब्रेन लिखा होगा। क्या लिखा होगा जी, सेल मेम्ब्रेन। क्या लिखा होगा जी, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली कहिए या प्लाज्मा झिल्ली कहिए। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। मान लीजिए ये अगर जंतु कोशिका है, कौन सी कोशिका है, जंतु कोशिका है। आपको पता है कि जंतु कोशिका कैसी होती है, गोलाकार होती है। कैसी होती है जी, गोलाकार होती है। जंतु कोशिका कैसी होती है, गोलाकार होती है। जबकि जो पादप कोशिका है वो चौकोर होता है। कैसा होता है जी, चौकोर होता है। अच्छा, जो आपका जंतु कोशिका है, जो आपका जंतु कोशिका है, इसका सबसे बाहरी जो आवरण होता है, जो सबसे बाहरी आवरण होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं जी, कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं जी, कोशिका झिल्ली कहते हैं। और ये लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है जी, लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। अच्छा, जबकि पादप में झिल्ली तो होगा ही होगा, पादप में झिल्ली तो होगा ही होगा। झिल्ली के साथ साथ भगवान ने एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी दिया है, जिसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं जी, कोशिका भित्ति, या इसी को बोलते हैं सेल वाल। क्या बोलते हैं जी, सेल वाल कहिए या कोशिका भित्ति। भित्त का मतलब क्या होता है, दीवाल। हम लोग में है, हम लोग में दीवाल है नहीं है, पेड़ पौधों में है। अब पेड़ पौधों के अंदर में होता है, पादप में होता है, कुछ नहीं, आसान भाषा में समझिए, उसमें चैली होता है कि नहीं होता है, होता है। तो चैली मतलब कि सेल वाल, कोशिका भित्ति। हम लोग में चैली नहीं होता है। यानी कि जंतुओं में कोशिका भित्ति यानी सेल वाल नहीं होगी, जबकि पादपों में एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी दिया हुआ है। क्या चीज़ दिया हुआ है, सेल वाल दिया हुआ है। ठीक, तो बात ध्यान रहेगा, इतनी चीज़ें। बात बाकी आपको बता ही दी है। केंद्रक जो है कोशिका में पाया जाएगा और क्या करता है, कोशिका के जितने भी अंग होते हैं सबको नियंत्रित करने का काम करता है, या आप कह सकते हैं कि कोशिका का ब्रेन है, मस्तिष्क है। ठीक, अगला जीवाणु का अगर बात करें तो जीवाणु जो है प्रोकैरियोटिक जीव है। कैसा जीव है जी, प्रोकैरियोटिक जीव है। प्रोकैरियोटिक जीव है। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है वैसे जीव जिनमें
जिनमें या तो एकल कोशिकीय हों या तो एकल कोशिकीय हों, और उसके साथ साथ इनका फंक्शन होता है कि इनमें 70S राइबोसोम पाया जाएगा। अन्य अन्य सारे जितने भी अंग होते हैं इनमें या तो अनुपस्थित होते हैं या तो अल्प विकसित होते हैं। ठीक, अब समझ गए होंगे इन चीज़ों को। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला है कि क्रोमोसोम की खोज किसने किया है। ठीक, अगला है कि क्रोमोसोम का खोज किसने किया है। अभी हम लोग बात किए कि रॉबर्ट हुक किसका खोज किया था जी, सेल का खोज किया है, कोशिका का खोज किया है। अब ये वाला एक साथ में लिखा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर बोबरी का बात करेगा तो अभी बताए थे सेल डिवीजन में है, यानी सेंट्रोसोम का खोज किया है। किसका खोज किया है जी, सेंट्रोसोम। किसका खोज किया है जी, सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम करता क्या है जी, सेल डिवीजन करता है। क्या करता है जी, सेल डिवीजन करता है। क्या करेगा, सेल डिवीजन करेगा। अगला फिर बोबरी है तो वही ऑप्शन है, अंतर में कोई है नहीं। अगला है वाल्डेयर। अगला कौन सा है जी, वाल्डेयर। तो गुणसूत्र की खोज जो है, अगर एक्चुअल में इस क्वेश्चन को देखा जाए तो गुणसूत्र का जो खोज है वो किया है पुरकिंजे। कौन किया है जी, पुरकिंजे। लेकिन जो नामकरण है ना, तो नामकरण किसने किया है जी, वाल्डेयर ने किया है। लेकिन क्वेश्चन फेमस है इसी से कि गुणसूत्र की खोज किसने किया है, तो वाल्डेयर ने किया है। किसने किया है जी, वाल्डेयर ने किया है। अब कुछ चीज़ें आपको हम बता देते हैं, जैसे ये मान लीजिए आपका कोशिका है और कोशिका के अंदर में ये आपका केंद्रक है। अब जब हम केंद्रक को बाहर निकाल लिए, क्या कर दिए जी, केंद्रक को हम बाहर निकाल दिए, न्यूक्लियस को हम क्या कर दिए जी, बाहर निकाल दिए। जब न्यूक्लियस को खींचा जाएगा तो हमारा क्या मिलेगा जी, क्रोमोसोम मिलेगा। क्या मिलेगा, क्रोमोसोम मिलेगा। अच्छा, जब क्रोमोसोम को भी खींच दिया जाएगा तो हमारा डीएनए मिलेगा। क्या मिलेगा जी, डीएनए मिलेगा। और जब डीएनए को भी खींच देंगे तो हमारा क्या मिलेगा जी, जीन मिलेगा। क्या मिलेगा, जीन मिलेगा। ये है डीएनए, ये है आपका क्रोमोसोम। ये आपका केंद्र। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आनुवंशिकता का इकाई क्या है, अगर ऑप्शन में जीन है तो आंसर क्या जाएगा, जीन जाएगा। लेकिन जीन अगर ऑप्शन में नहीं है तो आंसर क्या जाएगा, डीएनए और जीन दोनों ऑप्शन में नहीं है तो आंसर क्या जाएंगे, क्रोमोसोम भी ऑप्शन में नहीं है तो आंसर क्या जाएगा, केंद्रक। और अगर केंद्रक भी ऑप्शन में नहीं है तो आपका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा आपका आंसर जी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, तो एक बार फिर से सुन लीजिए। अगर आपसे हम ये कहें कि आनुवंशिकता की इकाई क्या है तो कौन है जी, जीन है। जीन नहीं है तो डीएनए नहीं है तो क्रोमोसोमो नहीं है तो केंद्रक, केंद्रको नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आया बात, समझ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है। कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे शरीर के अंदर में दो तरह के श्वसन होते हैं, एक ऑक्सी और दूसरा होता है अनॉक्सी। एक ऑक्सी और दूसरा कौन सा होता है, अनॉक्सी। तो जो कोशिकीय श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। किस में होगा जी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। किस में होगा जी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक, अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सी श्वसन होता है। कौन सा श्वसन होगा जी, ऑक्सी श्वसन होगा। कैसा श्वसन होगा, ऑक्सी श्वसन होगा। और श्वसन के पश्चात किसका निर्माण होता है जी, एटीपी का निर्माण होगा। एटीपी का मतलब है एड्रीनोसिन ट्राईफास्फेट। क्या नाम है जी, एड्रीनोसिन ट्राईफास्फेट। क्या नाम है, एड्रीनोसिन ट्राईफास्फेट। ठीक, तो यहाँ पे जो है आपका आंसर कौन सा चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया चला जाएगा। कौन सा चला जाएगा जी, माइटोकॉन्ड्रिया चला जाएगा। अगर हम लोग बात करें लाइसोसोम का, किसका बात करें, लाइसोसोम का, तो लाइसोसोम का खोज डी दुबे ने किया था। किसने किया था जी, डी दुबे ने किया था। किसने किया था जी, डी दुबे ने किया था।
लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैगर भी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है जी? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसमें लाइसोजाइम या हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है जी? लाइसोजाइम या हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम पाया जाता है। ठीक, तो आपका ये आंसर हो गया। एक ये ऑप्शन बचता है राइबोसोम। तो राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना या प्रोटीन का निर्माण करना। क्या करना जी? प्रोटीन का संश्लेषण करना या प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक, अब राइबोसोम भी दो प्रकार के होते हैं, एक 70S, दूसरे कौन से होते हैं जी? 80S। एक 70S और दूसरा कौन सा होता है? 80S होता है। आपका 70S भी दो भाग में, सब पार्ट में विभाजित होते हैं। ठीक, खैर यहाँ पे कोई मतलब है नहीं उसका, छोड़ दीजिए। तो 70S है, दूसरा कौन सा है जी? 80S है। 70S जो है प्रोकैरियोटिक में पाए जाएंगे। किस में पाए जाएंगे जी? प्रोकैरियोटिक में। जबकि 80S किस में पाए जाएंगे? यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं जी? यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। आप खुद बताइए, आप खुद बताने का प्रयास करिए। मान के चलिए हम लोग यूकैरियोटिक हैं, हम लोग क्या है जी? यूकैरियोटिक। हम लोग को 80 रुपया चाहिए कि 70 रुपया चाहिए? अब बताइए ना, आपको 80 रुपया चाहिए कि 70 रुपया चाहिए? तो 80 रुपया चाहिए। तो यूकैरियोटिक में कौन सा राइबोसोम होगा? तो 80S राइबोसोम होगा। जबकि प्रोकैरियोटिक है तो उनमें कौन सा होगा? तो 70S राइबोसोम होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है या वही क्वेश्चन है, आप तो खुद ही बना देंगे कि अनुवांशिकता की इकाई क्या है। क्वेश्चन है कि अनुवांशिकता की इकाई क्या है। क्वेश्चन है आपके सामने कि अनुवांशिकता की इकाई क्या है, जेनेटिक्स की इकाई क्या है। तो आप ही बताए हैं आपको अनुवांशिकता का इकाई क्या है जी? जीन है। अनुवांशिकता का इकाई क्या है? जीन है। लेकिन अगर जीन ऑप्शन में नहीं होता तो आंसर क्या होता? DNA होता। अगर DNA भी ऑप्शन में नहीं होता तो आंसर क्या होता जी? क्रोमोसोम होता। क्या होता जी? क्रोमोसोम होता। आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा एक बात और जान लीजिए, जीन जो है, जीन का खोज जोहानसन ने किया है। किसने किया है जी? जोहानसन ने किया है। किसने किया है? जॉनसन या जोहानसन? जॉनसन ने किया है। किसने किया है जी? जोहानसन या जॉनसन ने किया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। अगला है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन हम लोग, आपको पता है कि कोशिका जो है, कोशिका को हम सेल बोलते हैं। सेल किस शब्द से बना है? सेला शब्द से बना है। और सेल के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? साइटोलॉजी कहते हैं। सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं जी? साइटोलॉजी कहते हैं। जबकि कवक के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं। कवक के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं जी? माइकोलॉजी कहते हैं। कवक के अध्ययन को क्या बोलेंगे? माइकोलॉजी कहते हैं। उसी तरह से शैवाल के अध्ययन को, किसके अध्ययन को जी? शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं जी? फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक, तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा जी? साइटोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? साइटोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करने का प्रयास करिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि पृथ्वी के पलायन वेग का मान क्या होता है। पृथ्वी के पलायन वेग का मान क्या होता है? तो पृथ्वी के पलायन वेग का मान क्या होता है? पृथ्वी के पलायन वेग का मान क्या होता है? अब पहले समझने का प्रयास करते हैं पलायन वेग कहते किसे हैं, कि पलायन वेग होता क्या है। देखिए, पलायन वेग वह मान है, पलायन वेग वह मान है जिस मान से अगर किसी पिंड को पृथ्वी से उछाल दिया जाए, पृथ्वी से क्या किया जाए जी? उछाल दिया जाए, पृथ्वी से उछाल दिया जाए तो वह पिंड वापस पृथ्वी पर लौट कर नहीं आएगा। इसे ही हम क्या बोलते हैं जी? पलायन वेग कहते हैं या पलायन वेग का मान कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे जी? पलायन वेग या पलायन वेग का मान कहते हैं। यानी किसी वस्तु को अगर हम आपसे जनरली पूछे कि अगर किसी वस्तु को अगर
हम उछालें, जैसे ये है, अगर इसे उछालें तो वस्तु कहाँ जाएगा? तो आपका उत्तर होगा नीचे आएगा। जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण वस्तु जो है कहाँ आएगी जी? नीचे आने का प्रयास करेगी। लेकिन ये बात भी ध्यान रखना है, अगर किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के चाल से भेज दिया जाए, अंतरिक्ष में भेज दिया जाए, तो वह वस्तु कभी भी पृथ्वी पर लौट कर वापस नहीं आएगा। तो इसका आंसर होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक, आप समझ गए होंगे इन चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी होती है? चूंकि अब मान लीजिए अगर आपका पृथ्वी है तो हमारा उपग्रह इस तरह से जियो स्टेशनरी होता है, भू स्थिर है, और ये जो है इसी तरह से चक्कर लगाता है। तो जो इसका रेंज होता है, वो रेंज कितना होगा? तो 36,000 किलोमीटर होगा। कितना होगा जी? 36,000 किलोमीटर होता है। कितनी ऊंचाई पे होता है जी? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है और पृथ्वी का चक्कर लगाते रहता है। किसका चक्कर लगाते रहता है जी? पृथ्वी का चक्कर लगाते रहता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये तो आपको पता ही होगा, ये तो आप जानते हुए होंगे। ये तो सीधा सीधा मान ही आपसे पूछ दिया गया है कि बताइए घनत्व का मान क्या होता है? तो द्रव्यमान बटा में आयतन। क्या होता है जी? द्रव्यमान बटा में आयतन होता है। घनत्व का मान होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। इसमें कुछ बताने लगा ऐसा है नहीं। अब इसमें हम क्या ही बताएं आपको, आयतन पता ही है आपको, द्रव्यमान पता ही है, तो इसमें कुछ खास बताने लायक नहीं है। तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, चलिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला है, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। चलिए दिया है किस ताप पर पानी का घनत्व महत्तम होता है? देखिए पानी से एक घनत्व का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक घनत्व, और दूसरा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है आयतन। दूसरा क्या पूछा जाता है जी? आयतन के बारे में। पानी से रिलेटेड दो चीज़ें पूछी जाएंगी। कौन कौन सा? एक घनत्व पूछा जाता है और एक आयतन पूछा जाता है। अगर हम बात करें ताप पे अगर बात करें 4 डिग्री सेल्सियस, ताप का बात करें 4 डिग्री सेल्सियस, तो घनत्व जो है मैक्सिमम होता है। घनत्व क्या होता है जी? मैक्सिमम होता है। कितने डिग्री पर? 4 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 4 डिग्री पर। जबकि आयतन जो है मिनिमम होता है, न्यूनतम होता है कितने पर जी? 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो आपसे अगर हम ये कहें कि अगर किसी जल का ताप 1 डिग्री से 6 डिग्री बढ़ाया जाए, क्या बोल रहे हैं? अगर किसी जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए तो क्या होगा? तो आप बताइए 4 डिग्री पर आपका मान मैक्सिमम होता है, इसका मतलब है कि पहले बढ़ेगा। पहले क्या होगा जी? पहले वाले में ये होगा बढ़ेगा। पहले क्या होगा? बढ़ेगा। 4 डिग्री पर मैक्सिमम होगा और अगले 6 डिग्री पर घटेगा। क्या होगा जी? घटेगा। क्या होगा जी? घटेगा। यानी पानी का ताप अगर 1 डिग्री से 6 डिग्री किया जाए तो मान पहले बढ़ेगा, फिर महत्तम यानी मैक्सिमम होगा, और इसके बाद इसका मान क्या होना शुरू हो जाएगा? घटना शुरू हो जाएगा। जबकि सेम ही क्वेश्चन अगर आयतन में पूछा जाए कि पानी का ताप 1 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो क्या प्रभाव, आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप बताइए। 4 डिग्री पे होता है मिनिमम, 4 डिग्री पे क्या होता है? मिनिमम। न्यूनतम यानी पहले घटेगा। पहले क्या होगा जी? घटेगा। घटने के बाद बिल्कुल जीरो यानी कि न्यूनतम हो जाएगा। जीरो का मतलब नहीं है, मतलब है यहाँ पे बिल्कुल न्यूनतम हो जाएगा, और न्यूनतम होने के बाद अब क्या होगा जी? बढ़ेगा। अब क्या होगा जी? बढ़ेगा। हम समझते हैं कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे जो हम समझाना चाह रहे थे। ठीक, चलिए तो यहाँ पे है किस ताप पर पानी का मान महत्तम होता है? तो महत्तम किस पे होगा? 0 डिग्री, 0 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट या 1 से अधिक। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आप जो है, यहाँ पे एक ऑप्शन आप
इन नंबर ऑप्शन आप जोड़ दीजिए, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, आप आंसर जोड़ दीजिए 4 डिग्री सेल्सियस। कौन सा होगा जी? 4 डिग्री सेल्सियस। इनमें ऑप्शन सामने नहीं है, 0 डिग्री सेल्सियस, ये केल्विन है, ये फ़ारेनहाइट है, एक से अधिक है, तो एक ऑप्शन अपने से जोड़ दीजिए, इन नंबर ऑप्शन 4 डिग्री सेल्सियस। कौन सा आंसर होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है उष्मीय चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी सबसे अधिक किसकी होती है? ये वाला थोड़ा सा लिखा हुआ गलत है, इसको सही कर लीजिएगा। ये वाला थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, कंडक्टिविटी होता है, ठीक, तो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो उष्मीय चालकता या थर्मल कंडक्टिविटी किसकी सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है चांदी, कॉपर, हीरा और जल। अगर हम आपसे थोड़ा सा थ्योरी का बात कर लें तो आप ये समझिए कि मान के चलिए कि पदार्थ जो है ठोस हैं, द्रव हैं और गैस हैं। ठोस है, द्रव है और गैस है। अगर उष्मीय चालकता का बात करें, थर्मल कंडक्टिविटी का बात करें, तो सबसे अधिक थर्मल कंडक्टिविटी जो है ठोस की होती है। सबसे अधिक किसकी होती है? ठोस के। फिर किसकी होगी? द्रव के। और इसके बाद किसका होगा जी? गैस का होगा। इसके बाद गैस का होगा। लेकिन आपको पता है कि धातुएं जो हैं उष्मीय चालकता बेहतर होती है, यानी धातुओं की उष्मीय चालकता बेहतर होती है। लेकिन हीरा जो है एक धातु न होते हुए भी, अधातु होते हुए भी हीरा की संरचना इस तरह से है, हीरा की संरचना ही इस तरह की है, हीरा की संरचना इस तरह से है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके कारण इनमें थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो सबसे अधिक अगर आपसे पूछा जाए कि उष्मीय चालकता का मान किसका होगा, तो सबसे अधिक हीरा के बाद अगर पूछा जाए दूसरे नंबर पे कौन है, तो चांदी है। और तीसरे नंबर पे पूछा जाए तो कौन सा है जी? कॉपर है। तीसरे नंबर पे पूछा जाए तो कौन है जी? कॉपर है। अगर यही क्वेश्चन में पूछ देता कि उष्मीय चालकता का मान सबसे अधिक किस धातु का होता है, क्या पूछ देता जी? किस धातु का होता है, किस धातु का होता है, किस धातु का होता है, तो सबसे अधिक किसका हो जाता आंसर जी? चांदी का हो जाता। किसका हो जाता जी? चांदी का हो जाता। आप समझ गए होंगे इन चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? चूँकि आपको भी पता है कि ध्वनि के चाल की अगर बात करें, किसकी बात करें जी? ध्वनि की चाल की बात करें तो ध्वनि की चाल भी सबसे अधिक ठोस में, ठोस के बाद किस में होगा? द्रव में। और द्रव के बाद किस में होगा जी? गैस में। किस में होगा जी? गैस में। तो सबसे अधिक जो चाल होता है, जो सबसे अधिक चाल है, वो चाल किस में होता है जी? ठोस में होता है। सबसे अधिक चाल किसका होता है जी? ठोस में होता है। तो वही पूछ रहा है कि बताइए ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ऑप्शन है स्टील है, एल्युमिनियम है, वायु है, इस्पात है। इस्पात और स्टील एक ही ऑप्शन है इंग्लिश और हिंदी वर्जन में, ठीक, इंग्लिश और हिंदी वर्जन हो गया है। तो स्टील और इस्पात जो है एक ही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए इसको समझने के लिए एक चार्ट समझ लीजिए, थोड़ा समझ लेंगे तो चीज़ें जो है आपके लिए आसान हो जाएंगी। देखिए अगर हम लोग बात करें, जैसे हमने आपसे पहले ही कहा कि सबसे अधिक जो है जो कंडक्टिविटी होती है, जो सबसे अधिक कंडक्टिविटी होती है वो ठोस में होती है। किस में होती है जी? ठोस में होती है। इसके बाद किस में होगा? द्रव में होगा, लिक्विड में होगा। इसके बाद किस में होता है जी? गैसों में होता है। अगर सबसे अधिक की बात करें, सबसे अधिक की बात करें तो किस में होता है जी? एल्युमिनियम में होता है। और कितना होता है जी? 6420। कितना होता है जी? 6420 मीटर प्रति सेकेंड इसका चाल है। क्या है जी? 6420 है। अगर स्टील की बात करें तो ये इसका मान है 5960। कितना है जी? 5960 है। और आगे अगर एयर में देखें तो एयर में ध्यान रखिएगा लगभग जो है 343। कितना है जी? 343 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक। तो सबसे अधिक का बात करें तो सबसे अधिक किसका है जी? एल्युमिनियम का है। कितना है? 6420 है। जबकि स्टील की बात करें तो कितना है जी? 5960 मीटर पर सेकेंड है। तो आइए हम लोग फिर से अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए
आप चीज़ों को समझे होंगे यहाँ से। चलिए, तो अब पूछा जा रहा है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसकी है जी, तो सबसे अधिक बात करें तो किसका है जी, एल्युमिनियम का है। सबसे अधिक अगर बात करें तो किसका है जी, एल्युमिनियम का है। किसका है जी, एल्युमिनियम का है। ठीक, ध्यान रहेगा ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है हमको इको सुनना है, इको सुनना है, तो जो अवरोधक से हमारी दूरी है, जो अवरोधक से हमारी दूरी है वो कितनी होनी चाहिए। तो अवरोधक से जो दूरी है वो 16.6 मीटर या इसी को 17 मीटर भी लिख सकते हैं। तो 16.6 मीटर होनी चाहिए या 17 मीटर होनी चाहिए। तो इसमें जो अगर आपका आंसर होता है बी नंबर ऑप्शन आपका है कि 16.6 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 16.6 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सही चल सकती है। सही नहीं है बल्कि यहाँ नहीं चल सकती हैं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नहीं चल सकती हैं। चलिए थोड़ा इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा। ये सही नहीं है बल्कि नहीं है। क्या है जी, नॉट है, नॉट, नहीं, नहीं। ठीक, क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती हैं। तो चूंकि आपको पता है, बताएं अभी थोड़ी देर पहले कि सबसे अधिक चाल ठोस में, इसके बाद द्रव में, इसके बाद गैस में। इसका मतलब है कि निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। चूंकि आपको पता है कि ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है। कौन सा तरंग है जी, अनुदैर्ध्य तरंग है। कौन सा तरंग है जी, अनुदैर्ध्य तरंग है। और अनुदैर्ध्य तरंग को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, यानी माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है जी, माध्यम की, यानी मीडियम की आवश्यकता होती है। इसीलिए निर्वात में प्रकाश तो चल सकता है लेकिन ध्वनि चल नहीं सकता है। अगर आप देखे होंगे अभी ब्याह शादी वाला समय है, अब दूल्हा जो है अंदर बैठ गया, अब परिछावन उछावन होकर अंदर बैठ गया है दूल्हा। अब एक बाद बाहर से कोई उसको कुछ कहना चाहता है तो बताइए आप इधर से कितनों कुछ बोलेंगे, क्या आपको सुनाई देगा, उसको सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा। वो बोलेगा आपको सुनाई नहीं देगा, और वो अगर आप बोलेंगे तो उसको भी सुनाई नहीं देगा। तो इशारों से काम चलाना पड़ता है, क्या बोल रहे हो, नहीं तो शीशा क्या करना पड़ेगा जी, डाउन करना पड़ेगा। कारण क्या है, चूंकि माध्यम नहीं है और माध्यम नहीं होगा तो ध्वनि जो है संचरण या गमन नहीं करेगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला है आपका कि अप्रतव्य नहीं है जी, अश्रव्य है। क्या है जी, अश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है। अगला क्वेश्चन है कि अश्रव्य, क्या लिखा हुआ जी, अश्रव्य लिखा हुआ है। अश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है। तो चूंकि आपको पता है कि तरंग को अगर देखा जाए आवृत्ति के आधार पर तो एक श्रव्य है, दूसरा अश्रव्य है और तीसरा जो है पराश्रव्य है। तीसरा क्या है जी, पराश्रव्य है। तीसरा कौन सा है जी, पराश्रव्य है। श्रव्य जो है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। कितना होता है जी, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच। अश्रव्य का बात करें तो 20 हर्ट्ज से भी कम, 20 हर्ट्ज से भी क्या होगा जी, कम होगा। जबकि पराश्रव्य का बात करें तो 20,000 हर्ट्ज से इसकी आवृत्ति क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो बताइए आंसर कौन सा होगा, कितनी होती है। तो 20 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज। तो आंसर कौन सा होगा जी, 20 हर्ट्ज से कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है। तो आज का सेशन आपका समाप्त होता है। और आप हमारे जो ऑफिशियल चैनल है उस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और रोज़ जो है कुछ ना कुछ नया चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का लेवल देखिए। आप ये भी देखिए कि हमने क्वेश्चन ही नहीं कराया बल्कि उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया, चीज़ें क्या हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें और क्या हो सकती हैं। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हम बता रहे हों वही क्वेश्चन आ जाए, हाँ, लेकिन उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इसकी गारंटी ज़रूर है। तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और इसी के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।